हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लेवल्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिफर करने के लिए, उसका मतलब क्या है कि जितनी भी वैरायटी है लाइफ की अर्थ पे वो हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, इट एनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। इसके अंदर अगर हम देखें क्या क्या आता है तो इसमें सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम, जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सब इसमें आ गई। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट, प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये अगर हम देखें कि इसकी क्या ज़रूरत है तो ये हमारी स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू रखती है हमारे इन्वायरमेंट की। ठीक है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है और हमें काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, और जो हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी इससे बना रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन efforts as it plays a fundamental role in maintaining life supporting systems on our planet. Definition देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी is defined as the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part of. It includes diversity within species, between species and of ecosystems. The concept of biodiversity extends to genetic diversity within population as well as the complex interaction between species and their environment. क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों, टेरेस्ट्रियल हों, लैंड पे रहने वाले मतलब कि, या फिर मेरीन हो, वाटर वगैरह में एक्वेटिक हो गए हमारे जो, ठीक है, इकोसिस्टम्स वगैरह, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें रहने वाले जितने भी टाइप की स्पीशीज़ होंगी, ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी होंगी वो हमारी सारी बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम ये भी देखते हैं कि स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस होता है, तो वो भी डाइवर्सिटी भी देखी जाएगी। स्पीशीज़ और इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर कोई स्पीशी अपने इकोसिस्टम के साथ में कैसे इंटरेक्शन कर रही है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का? बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर सेवरल रीजन। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी फर्स्ट हो गया हमारा। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में क्या है? बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स इकोसिस्टम रिजिलियंस एंड प्रोडक्टिविटी, हेल्पिंग इकोसिस्टम रिकवर फ्रॉम डिस्टर्बेंस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई लैंड है, कोई इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, या मान लो कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई चीज़ खराब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ की जो होगी वो उस इकोसिस्टम को दोबारा बसाने में या दोबारा वैसे ही नेचुरली क्रिएट करने में हमारी जो है एक तरह से मदद करती है, या फिर उसको इंश्योर करती है कि वो सिस्टम जो है दोबारा से वैसा हो पाए। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई कि मैनी इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड टूरिज्म रिलाई ऑन बायोडाइवर्सिटी। आपको पता ही होगा टूरिज्म वगैरह, अगर जहाँ का जितना अच्छा नेचर वगैरह और जितना क्लीन एरिया वगैरह होता है कोई टूरिस्ट स्पॉट्स का, तो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर के आते हैं, तो इकोनॉमिकल वैल्यू भी इसकी बायोडाइवर्सिटी की बहुत अच्छी होती है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो जितना अलग तरह के हम लोग मतलब कह लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उगा पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे, तो उससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, और इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, पॉलिनेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड, जो ये इकोसिस्टम कोई भी है उसमें हमारा क्या क्या काम कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से जो है हमारा एयर प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है, जो हमारा क्लाइमेट रेगुलेशन है वो भी अलग अलग तरह की, जो मान लो पेड़ वगैरह हैं, अगर वो नहीं होंगे हमारे नेचर में तो क्या होगा, जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट रेगुलेशन वगैरह और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बचाने का, पॉलिनेशन का काम करने का, कोई बर्ड है, कोई बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये पॉलिनेशन का काम कर रही हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा भी रही हैं और मतलब एक तरह से इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। सॉइल फर्टिलिटी को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट हैं वो कैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हेल्प कर रहे हैं, जैसे अर्थवर्म फ्रेंड टू फार्मर्स। ठीक है, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, मैनी कल्चरल अराउंड द वर्ल्ड हैव डीप कनेक्शन विथ नेचर कंसिडरिंग इज स्कैर्ड एंड इंट्रीगल टू देयर ट्रेडिशंस। जो हमारे वर्ल्ड में जो कल्चर्स हैं अलग अलग तरह के, तो कुछ कुछ कल्चर्स में जो है हमारा जो नेचर से कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डीप तरीके से पाया जाता है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी या फिर मान लो वो नेचर ही नहीं बचेगा तो फिर वो कल्चर भी एक तरह से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ रिच सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो हमारे अलग अलग तरह के पेड़ हो गए, स्पीशीज़ हो गए, या कोई भी हमारा मेडिसिनल प्लांट वगैरह हो गया, तो इनकी रिसर्च कर करके ही तो हमारी मेडिसिन वगैरह बनी है, तो एक तरह से ये अलग अलग वैरायटी में होना ही इनका जो है हमारे लिए साइंटिफिक रिसर्च या इनोवेशन का काम कर रहा है, कि हमें कुछ ना कुछ उनसे भी चीज़ें मिल रही हैं ऐसी, या ऐसी चीज़ों से उनसे हम ले पा रहे हैं रिसर्च करके, जिससे हम अपना मेडिकल फील्ड जो है उसको अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लेवल्स की बात करें बायोडाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन लेवल्स: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ईच लेवल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द ओवरऑल बैलेंस ऑन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल्स होते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जेनेटिक बेसिस पे डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे कि कोई दो चीज़ें जेनेटिक बेसिस पे कैसे डिफर करती हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी में कोई दो स्पीशीज आपस में कैसे अलग हैं, ठीक है, या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में अगर हम मान लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उन दोनों में कैसी डाइवर्सिटी रह रही है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं लेवल्स में। ठीक है,
अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज। जो एक ही टाइप की स्पीशीज है उसमें भी अलग अलग टाइप के जो जीन्स पाए जा रहे हैं, जब हम उनकी स्टडी करें तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ गए। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज ensuring adaptability and survival in changing environments। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स में एक ही स्पीशीज के, तो इससे क्या होता है कि वो मतलब उस एनवायरनमेंट में या अपने इकोसिस्टम में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे अडेप्टेबिलिटी है उसकी, ये चीज़ें डिफर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ स्पीशीज टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रेसिस्ट डिसीजेज एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंजेस। अब इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि ऐसी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज़ में एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको मतलब झेलने में, या फिर कोई भी डिसीज़ को रेसिस्ट करने में, या फिर उसका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अपने अंदर अडेप्ट करने में उनकी मदद करती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें जेनेटिक डाइवर्सिटी के, क्या है, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स एंड कैट्स। जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं या कैट्स हैं उनकी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, वेरियस राइस एंड व्हीट स्ट्रेन्स विद डिफरेंट रेसिस्टेंट टू पेट्स एंड डिसीजेस। जो राइस और व्हीट के जो धान वगैरह होते हैं, तो उनमें जो है जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं या डिसीजेस वगैरह हो जाती हैं, उनका अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग रेसिस्टेंस है। मतलब कि कोई चावल की स्पीशीज़ होगी वो ज़्यादा मतलब डिसीजेस वगैरह को झेल पाएगी या पेस्ट से इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, लेकिन वहीं कोई और राइस की स्पीशीज़ होगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी या नहीं झेल पाएगी। ठीक है, डिफरेंट कलर पैटर्न्स इन बटरफ्लाइज एंड फिशेस। जो बटरफ्लाइज हैं या फिशेस हैं उनमें कलर का पैटर्न जो है डिफरेंट होना, वो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ गया। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, अडेप्टेशन इन एवोल्यूशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी एनाबल्स स्पीशीज टू इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उससे क्या होता है कि स्पीशीज़ अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को जल्दी से जल्दी जो है अडेप्ट कर पाती हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता है वो वैसे वैसे उसके साथ में इवॉल्व होती रहती हैं। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस। पॉपुलेशन विथ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी आर लेस लाइकली टू बी वाइप्ड आउट बाय डिसीजेस। अगर कोई एक तरह की स्पीशीज़ है, ठीक है, एक तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, तो अगर कोई डिसीज़ उसमें फैल भी जाती है, ठीक है, उस जेनेटिक डाइवर्सिटी में कोई डिसीज़ हो भी जाती है, तो उसको इतनी जल्दी से वो खत्म नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ उसका पॉपुलेशन जो है वो बच जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे आपने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह पढ़ी होंगी, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो वो एंडेंजर्ड नहीं होती, है ना। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स क्या हो गए, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक्स ब्रीडिंग प्रोग्राम्स डिपेंड ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी टू इंप्रूव यील्ड्स एंड रेसिस्टेंस टू पेस्ट्स। जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, ज़्यादा अपने मतलब उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे कि जो उनकी खेती वगैरह हो रही है या जो उनकी जो अनाज है उसमें जो पेस्ट से रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ा पाएँ। ठीक है, जो उनकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, या फिर जो पेस्ट से वो झेलने की पावर है उनके क्रॉप्स में वो ज़्यादा रहे। ठीक है, फोर्थ क्या है, कन्वर्सेशन स्ट्रेटजीज। अगर हम देखें तो एंडेंजर स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक डाइवर्सिटी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स। जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए जो है कि हम उनको एंडेंजर्ड होने से बचा रहे हैं या बचा सकते हैं। जैसे कि हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो जूज में या फिर बोटेनिकल गार्डन्स में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो स्पीशीज़ जो है खत्म ना हो। ठीक है, अगर हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करें, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। अगर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है कि स्पीशीज़ की वैरायटी किसी भी एक हैबिटेट में, अभी तक हम स्पीशीज़ की बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ, उसमें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देख रहे थे। अब क्या है, एक हैबिटेट की बात कर रहे हैं, उस हैबिटेट में रहने वाली अलग अलग स्पीशीज़। ठीक है, कोई डॉग की हो सकती है, कोई कैट की हो सकती है, कोई ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, ये अलग अलग स्पीशीज़ हो गई, है ना। इट इंक्लूड्स बोथ द नंबर ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ रिचनेस एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, स्पीशीज़ इवननेस। दिस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन रिफर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्या कह रहे हैं वो कि जैसे कोई भी इकोसिस्टम है तो वहाँ पे कितनी तरह की स्पीशीज़ है, नंबर ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, रिचनेस, और उन स्पीशीज़ में भी कितनी कितनी मतलब अमाउंट में या पॉपुलेशन उनकी वहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक इकोसिस्टम की हेल्थ पता चलती है कि इकोसिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वहाँ का जो नेचर वगैरह है वो और स्पीशीज़ वगैरह जो है वो इंटरेक्ट कैसे कर रही है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के, तो द अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच हाउसेज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन स्पीशीज़। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसमें हमारी जो वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ जानी जाती हैं उसमें से 10% ऑफ द स्पीशीज़ वहाँ पे हमारी पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स जो होते हैं, जो हमारे मेरीन इकोसिस्टम्स में आ गए, विच आर अमंग द मोस्ट स्पीशीज़ रिच मेरीन इकोसिस्टम, वहाँ पे हमारी जो स्पीशीज़ का नंबर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, स्पीशीज़ रिचनेस है वहाँ पे। द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया विच इज़ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो है पाई जाती हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का, तो क्या है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी अगर हम देखें इनमें, तो मोर डाइवर्स इकोसिस्टम आर मोर रेसिलिएंट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिस्टर्बेंस। जो हमारे इकोसिस्टम है जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वो हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको ज़्यादा आसानी से जो है झेल पाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन अगर हम देखें, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी सपोर्ट कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। अगर हम इनमें बायोलॉजिकल इंटरेक्शन किसी भी इकोसिस्टम का देखें, तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी उतना अच्छा हमारा फूड वेब रहेगा। फूड वेब आप समझते हो ना कि एक कोई स्पीशीज़ है उसको 2 से 3 तरह के एनिमल्स या मान लो अदर ऑर्गेनिज्म जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर उन एनिमल्स को भी और 2-3 तरह के एनिमल्स जो है कंज्यूम करते हैं, तो वो एक फूड चेन ना होकर के फूड वेब बन जाता है। ठीक है,
तो इसमें जो है जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की वैरायटी उतना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा, फूड वेब होगा। इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल वैल्यू अगर हम देखें, मैनी स्पीशीज़ प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जितनी स्पीशीज़ उतना ज़्यादा वहाँ का मेडिसिनल वैल्यू हो गया। टूरिज्म और रिक्रिएशन अभी हमने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म रिलाइज ऑन स्पीशीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। जैसे अगर हम जू वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे कोई एक ही टाइप की अगर स्पीशीज़ रहेगी एनिमल की तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी या फिर स्पीशीज़ होंगी एनिमल्स की, तो फिर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऐसे जो इकोसिस्टम वगैरह होते हैं या जू वगैरह जो भी होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे टूरिज्म और रिक्रिएशन का जो है पर्पस जो है ज़्यादा रहता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। अगर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को देखें तो जैसे मान लो कोई एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे इकोसिस्टम जो होंगे उनका क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर वगैरह जो भी है या वो किस टाइप के टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, ये सेम है नहीं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होंगे, हो सकता है एक्वेटिक भी हो, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है किसी का क्लाइमेट कैसा रहता हो, किसी का क्लाइमेट कैसा रहता हो। तो जो इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में, वो हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आ गए। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट हैबिटेट्स, बायोम्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सस्टेन लाइफ। इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स आ गई, जो हमारे बायोम्स हो गए वो सब आ गए, और जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वहाँ पे हो रहे हैं जिससे वहाँ की जो लाइफ है वो कंटिन्यू हो रही है, वो सब चीज़ें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में आ गई। ईच इकोसिस्टम हैज़ यूनिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड इंटरेक्शन। जो भी इकोसिस्टम्स हैं वहाँ की अपनी अपनी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, कुछ कुछ अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे इकोसिस्टम में सेम टाइप की स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती हैं। और जब स्पीशीज़ अलग हैं, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, तो वहाँ की स्पीशीज़ और इन्वायरमेंट इंटरेक्शन जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो गए जिसमें हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रास आ गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो गए जिसमें हमें फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स, मेरीन इन्वायरमेंट्स लाइक कोरल रीफ्स एंड डी सी इकोसिस्टम्स आ गए। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी होते हैं जिसमें हमारे अर्बन लैंडस्केप, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड मैनेज्ड फॉरेस्ट आ गए। अर्बन लैंडस्केप जो मतलब कि जो थोड़ा बसा हुआ गाँव हो गया, ठीक। ये और एग्रीकल्चर फील्ड जो भी एक मान लो फार्मिंग एरिया हो गया हमारा, और मैनेज्ड फॉरेस्ट जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी वहाँ पे हो रही हैं, वो हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में आ गए, ठीक है ना। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इकोनॉमिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का, तो क्या है, क्लाइमेट रेगुलेशन। डिफरेंट इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी बाय रेगुलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एंड वेदर पैटर्न्स। जो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। और जो वेदर है वहाँ का उस वो भी पैटर्न जो है कंटिन्यू रहते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। अब अलग अलग इकोसिस्टम से अलग अलग तरह के हमारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, मैनी इकोसिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, ये आपने पहले भी पढ़ा। हैबिटेट प्रोविजंस, अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड शेल्टर फॉर डिफरेंट स्पीशीज प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। जितना अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे उतनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज जो है वहाँ पे शेल्टर कर पाएंगी या होम वहाँ पे रहेगा उनका। तो बायोडाइवर्सिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कंटिन्यू रह पाएगी। अगर हम थ्रेट्स की बात करें बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो क्या क्या है, डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल फैक्टर्स। कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खतरे में है या फिर उसको भी खतरा है, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे कि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन रिड्यूस नेचुरल हैबिटेट्स। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, या फिर कोई एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स को कम किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या है, राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, या फिर शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स हैं। ये जो स्पीशीज़ है वहाँ की किसी भी एक इकोसिस्टम की या मतलब जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ की स्पीशीज़ के सर्वाइवल को टेम्पर करता है। जो राइजिंग टेम्परेचर हो सकता है वो कोई स्पीशीज़ उसे ना झेल पाए, वेदर कंडीशंस ना झेल पाए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। पॉल्यूशन की बात करें तो एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन नेगेटिवली अफेक्ट इकोसिस्टम्स एंड स्पीशीज हेल्थ। ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो ओवर फिशिंग, हंटिंग एंड एक्सेसिव रिसोर्स यूज डिप्लीट पॉपुलेशन। जो मतलब मान लो शिकार करना हो गया या मान लो फिशिंग की प्रैक्टिसेस जो हो गई, तो उससे भी जो है कि वहाँ उन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो है कम होती रहती है। इन्वेजिव स्पीशीज, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज कैन आउट कम्पीट नेटिव स्पीशीज लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अगर मान लो कोई एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो स्पीशीज रह रही हैं उसमें हमने कोई नई स्पीशीज जो वहाँ पे नहीं रहती थी पहले से उसको ला करके मतलब रख दिया, तो क्या होगा, जो वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज है उनको मतलब खतरा हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे जो है कम होती जाएंगी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अभी हमने पढ़ा था कि कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड एग्रीकल्चरल डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स एंड रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो थ्रेट्स थी हमारी जिनको हम कम करके या इनको प्रिवेंट करके हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ लेते हैं कैसे बचाया जा सकता है। वेरियस कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की प्रैक्टिसेस हैं वो लोकल लेवल पे भी हो रही हैं, नेशनल लेवल पे भी हो रही हैं, ग्लोबल लेवल्स पे भी हो रही हैं। इसको दो तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में हमारे नेशनल पार्क्स आ गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए, सेक्रेड ग्रोव्स आ गए। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे जूलॉजिकल पार्क्स आ गए, बोटानिकल गार्डन्स आ गए, जीन बैंक्स आ गए और क्रायो प्रिजर्वेशन आ गए।
अब ये क्या होते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब कि जहाँ पे वो नेचुरल हैबिटेट में जो स्पीशीज़ रह रही है उनको वहीं पे बचाया जाए तो वो इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। और एक्स सिटू क्या होता है? ऑफ साइट कंजर्वेशन मतलब कि उस स्पीशीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके दूसरी जगह पे रखा जाए और वहाँ पे उसकी केयर करी जाए, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से उसका सस्टेनेबिलिटी करी जाए। इन सिटू की बात कर लेते हैं। दिस मेथड फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अभी हमने बताया कि जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उनको स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, लार्ज एरियाज प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल ह्यूमन कम्युनिटीज़। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या है, बड़ा सा एरिया को एक मतलब प्रोटेक्ट कर लिया जाता है कि इस एरिया के अंदर जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होंगी और जहाँ जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है वो वैसे की वैसे ही प्रिजर्व करी जाएगी। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें, जो एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे हमारा एक पूरा एरिया को कवर कर दिया जाएगा कि वहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह जो भी प्रेजेंट हैं, स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, उनको वैसे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए। थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ होती हैं। और सेक्रेड ग्रूव्स की अगर बात करें तो कल्चरली सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट रिजर्व फॉर लोकल कम्युनिटीज़। जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्चरल से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंट एरियाज़ है, फॉरेस्ट हैं, उनको वहीं के लोकल लोग जो होते हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होगा? दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अब इसमें क्या-क्या आ गए, हमारे बॉटेनिकल गार्डन आ गए जिसमें बॉटेनिकल हो रहे हैं तो मतलब कि प्लांट स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखा जाएगा। ज़ूलॉजिकल पार्क्स आ गए, ज़ूलॉजिकल है मतलब कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होंगे। सीड बैंक्स आ गए, जो हमारे सीड्स हैं, ठीक है, जो ऐसे रेयर और इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं या जिनको ऑलरेडी नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम है, उनकी सीड्स को स्टोर किया जाता है आगे के लिए। और क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर फ्यूचर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो जेनेटिक मटेरियल को फ्रीज़ कर दिया जाता है ऐसी स्पीशीज़ को जो कम है या खत्म होने वाली हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में उनको मतलब दोबारा से उनका रिस्टोरेशन कर पाएँ। ठीक है? ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हेल्प्स इन द इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कल्चरल हेरिटेज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको मेंटेन करके रखने के लिए। और जो हमारे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं वो हमें ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि मतलब कि ये समझाते हैं कि जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज की या किसी भी स्पीशीज़ की, वो किस टाइप से होनी चाहिए, किस उसमें होनी चाहिए। However, biodiversity faces several threats from human activities requiring urgent conservation efforts. Governments, organizations, and individuals must work together to protect biodiversity for future generation through sustainable development and conservation initiatives. जो गवर्नमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती हैं, उनको जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए थोड़े और जो है कि कदम कह लो या स्टेप्स कह लो वो उठानी चाहिए, जिससे कि हम जो बायोडाइवर्सिटी की जो थ्रेट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कोई भी नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से वो जो है कंट्रोल हो पाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और भी कई सारे टॉपिक्स के नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पे नोट्स अपलोड कर दूँगी। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।